नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, हमने 3-4 वीडियो उसके ऊपर बना दिए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक जो है वो पहले दूसरे वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक अलग मेथड आपको बताई है, जो बहुत ही बेस्ट मेथड है, जो टाइप मैंने उसमें करवाया है उनके लिए, और वो मेथड आगे भी कई जगह यूज़ होने वाली है। तो आइए हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। कुछ टाइप्स और बाकी हैं इसमें, तो हम उन्हें आज सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी के व्यय का अनुपात 16:12:9 है और वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। यदि ए, बी और सी की कुल आय 35,700 रुपये है तो बी की आय क्या है। सवाल में क्या किया इसने, थोड़ा सा परसेंटेज का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो परसेंटेज इतना तो आपको आता होगा, और नहीं भी आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये बोल रहा है कि ए, बी और सी हैं, उनके व्यय का अनुपात कितना है, 16:12:9 है। और उसने दूसरा जो दिया है, और वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। मतलब आय में से व्यय जो है, व्यय आपको दिया है रेशो के अंदर, बचत आपको दे दी परसेंटेज के अंदर, और जो आय है वो दे दी आपको रुपए में। मतलब तीनों को अलग अलग तरीके से आपको वो दिखा रहा है। फिर बोल रहा है कि यदि तीनों की आय जो है वो कुल मिलाकर 35,700 रुपए है। मतलब उसने क्या किया, टोटल आय आपको बता दी, किसकी, तीनों की। अगर हमारे पास आय का अनुपात होता तो हम सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेते। हमने 1-2 सवाल जो स्टार्टिंग में किए थे, बांटने वाले जो पैसे हम कर चुके हैं कि हिस्सा बांटना है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी हिस्सा ही तो बन रहा है कि अगर एबीसी का हमें आय का अनुपात अगर मिल जाए, या फिर सवाल के अंदर अगर दिया होता, तो हम क्या करते, उसको डायरेक्टली उसको यहां पर रख के हम उसे सॉल्व कर लेते। समझ रहे बात को। तो जब आप इस टाइप के सवाल करते हैं तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, हमारे पास टोटल जो दिया उसका अगर अनुपात है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको एक बात ये समझना होगी कि आय जो होती है वो क्या होती है। आय जो होता है, इनकम जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है व्यय, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनका योग जो होता है वही क्या होता है, आपका आय होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आय जो है वो क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं कि 100% होगी। आय हमेशा क्या होती है, 100%। अगर इन दोनों के अंदर मैं आपसे एक बात बोलूं कि 100% मेरी आय है, ये मुझे पता है, मैंने यहां पर 40% व्यय कर दिया, 40% मैंने खर्चा कर दिया, तो बचत कितने प्रतिशत रही होगी, 60%। अगर मैंने 50%, मान लो 59%, 59% खर्चा कर दिया, तो मेरे पास जो बचत है वो कितनी रही होगी, तो आप बोल सकते हो कितनी रही होगी, 41%। कुल मिलाकर इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 100%। तो इस सवाल के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया है, आपको यहां पर आय का जो 20%, 25% और 40% जो दे रहा है, वो दे रहा है आपको बचत। और बचत क्या होती है, तो अभी हमने क्या कहा है कि यदि मैं आय में से व्यय माइनस कर दूं तो बचत मिल जाएगी। तो सीधा सा है कि यदि 100% मेरी आय है, ए के बारे में हम बात करते हैं पहले, ए के बारे में। यदि 100% मेरी आय है, उसमें से यदि 20% मैं बचा रहा हूं, 20% क्या कर रहा हूं, मैं बचा रहा हूं, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80%। इसी तरीके से अगर बी की बात की जाए, तो अगर 100% मेरी आय है और अगर मैं 25% यदि मैं बचा रहा हूं, तो मेरा खर्च कितना होगा, 75%। और सी के लिए अगर बात करें तो सी में क्या कर रहा है, वो 40% जो है वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 60% क्या रहा होगा, उसका खर्च रहा होगा। हमने क्या किया, तो आय हमें पता है कि 100% है, आपको बचत दे रहा है कितना, 20%, 25% और 40%। तो हमने इन दोनों की मदद से व्यय का प्रतिशत हमने निकाल दिया। अब अगर 80% आपको दिया है, मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 8 रुपए हैं,
जो मेरी व्यय है, जो मेरा व्यय है। तो 8 रुपये अगर मेरा व्यय है, मतलब 80% के बराबर वो 8 रुपये होगा। खर्च अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 8 रुपये है, जो मेरा खर्च है, तो आप क्या कर दोगे, 8 को 80 के बराबर रखोगे और 100% निकाल दोगे। कुल मिलाकर अगर मुझे ये पता है कि मेरा व्यय जो है वो अगर मुझे वास्तविक मान अगर दे दिया जाए तो मैं वहां से 100% निकाल सकता हूं। तो ये तो हमने क्या निकाला है, व्यय का परसेंटेज। अब मैंने आपको क्यों बताया है, ये हमने क्यों निकाला है, तो इसका एक कारण ये है कि हमारे पास ए, बी और सी जो है इनके व्यय का अनुपात है, और अनुपात क्या मानते हैं हम, कम से कम हम वास्तविक मानते हैं उसको। ये जो रेशियो आपको दिया है, तो ये रेशियो अगर आपको दिया है तो व्यय है। मैंने भी आपको क्या बताया कि व्यय हमारे पास अगर दिया है, परसेंटेज में हमें पता है कितना है, 80, 75 और 60 है, वही रेशियो में कितना है, 16, 12 और 9 है। थोड़ा सा लेवल वाला सवाल है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको। अगर 16 रुपए वो बचा रहा, सॉरी व्यय कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, तो यहां खर्च कितना परसेंट कर रहा है, वो 80%। ये अगर 12 रुपए खर्च कर रहा है तो यहां पे कितना कर रहा है, 75%। और ये अगर 9 रुपए खर्च कर रहा है तो कितना कर रहा है, 60%। क्योंकि ये तो हमारा बचत का परसेंटेज था जो सवाल हमको दे रहा है, और ये रेशियो दिया है आपका व्यय का। तो हमने क्या किया है, व्यय को परसेंटेज में हमने निकाल दिया है। तो परसेंटेज में अगर ये 16 जो है, अगर ये 80% के बराबर है, ये जो 16 है किसके बराबर है, ये 80% के अगर बराबर है, तो क्या यहां से मैं 100% नहीं निकाल सकता हूं क्या? यहां अगर आपको बोला जाए कि 16 रुपए जो है वो 80% के बराबर है, तो क्या 100% नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 12 रुपए है जो आपकी व्यय है, वही व्यय आपका 75% है, तो 100% निकाल दो। ये 9 रुपए जो है वो क्या है आपका 60% के बराबर है, तो यहां से भी क्या निकल जाएगा आपका, 100% निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज और रेशियो दिया है तो आप उससे क्या कर सकते हो, जितना भी परसेंटेज आपको दिया है उसकी मदद से आप 100% वैल्यू निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि 100% क्या बनेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो 100% होता है वो क्या होता है, आय होता है। मतलब ये रेशियो चेंज जिसमें भी होता है वो उसके आय का रेशियो बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, व्यय का अनुपात है। तो जैसे आपने इसको 100% किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब आय के अंदर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से कैंसिल कर लो या फिर 0 से 0, 8 से 2 बार, तो ये कितना बना आपका, ये जो इनकम का रेशियो आएगा ये आएगा 20 अनुपात 25 या 75, 25 400, 3 4 12, कितना आ गया 16। 0 से 0 कैंसिल या फिर 20 से कैंसिल कर लीजिए, 20 या 60, 20 पंजा 100 और 3 दूना, सॉरी 3 3 9, तो ये कितना आ गया 15। तो इनकी आय का जो अनुपात आया वो कितना आया, 20 अनुपात 16 अनुपात 15। और हमारे पास कुल मिलाकर आय कितनी दी है, 35,700 रुपए। यहां पर कुल मिलाकर आय कितनी हो जाएगी, तो ऐड करोगे 6 5 11, 2 3 4 और 1 5, तो हमारी आय जो है वो 51 यूनिट है। और टोटल अगर बात की जाए तो ये 51 जो है, सवाल आपको 35,700 रुपए के बराबर बता रहा है। तो यहां से एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 700 रुपए। यदि एक रेशो बराबर 700 रुपए, तो आपसे पूछा है कि बी की आय क्या है, तो बी की आय क्या बताई हमने, 16, कितना आ जाएगा गुणा 700। समझ में आया? तो यह आ जाएगा आपका कितना, 112, यानी कि 11,200 रुपए। 7 6 42, 7 एकम 7 4 11, मतलब ये बी की इनकम है 11,200 रुपए। आंसर है आपका डी। समझ में आया? तो यहां आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। परसेंटेज में आपको क्या दे रहा है, ये जैसे परसेंट दिया है, तो ये परसेंट जो दिया है ये आपका किसका था, बचत का। तो हमने बचत से पहले हमने व्यय का परसेंटेज बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि व्यय का रेशियो हमारे पास था। तो रेशियो जब इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, सीधे समझ जाओगे। 20% अगर बचे तो 80% उसकी इनकम, सॉरी उसका व्यय है, और आप उसका 100% निकालो, आपको उसकी इनकम मिल जाएगी। तो सभी का आपको क्या लेना है, 100% आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर हो, तो बी की आय क्या है। ये अभी भूल जाओ अंतर वगैरह, अभी पहले हम रेशियो बनाएंगे। अभी जैसे हमने रेशियो बनाया, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा इसको
कि हमारे पास ए, बी और सी, इसका क्या कौन सा रेशो दिया है आपको, इसकी बचत का रेशो दिया है। क्या दिया है, 8:9:20, ये इनकी बचत है। और आपसे बोला है कि इनकी आय का 80%, 85%, 75% वो खर्च कर देते हैं। आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये 80% खर्च कर रहा है मतलब बचा कितना रहा होगा, 20%। ये अगर 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 15%, और ये 25%। ये तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये तो आप सवाल के अंदर देख के ही बता सकते हो। अब जो बचत है वो परसेंटेज में 20, 15 और 25 है, और वही अनुपात में कितनी है, 8, 9 और 20 है। तो सीधा सा क्या बना कि जो 8 है ये 20 के बराबर है, आप इसका 100% निकाल दो, ये जो बचत है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनकम के अंदर। इसी तरीके से 9 जो है वो किसके बराबर आएगा, 15 के, इसका आप 100% निकाल दो। 20 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के, इसका 100% निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 5 बार, तो 8 पंजे 40, इनकम का रेशियो क्या आएगा, 40। 15 है तो 3 5 15, 3 तिया 9, और 5 से 20 बार, तो ये आ जाएगा 60। 25 चौका 100 मतलब 80। तो रेशियो अगर देखा जाए तो या तो आप इसे ही इक्वल कर लो, या फिर इसे अगर कैंसिल करते हो वापस से तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 8। तो इनकम का रेशियो आ गया आपका 2:3:4। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर हो। ए बी सी की आय कौन सी है, तो ये ए और सी, ये ए है और ये सी है, तो इनके बीच अंतर कितना दिख रहा है आपको, 2, और ये 2 जो है सवाल आपको 18,000 के बराबर बता रहा है। एक बराबर कितना आ जाएगा, 9,000। तो आपसे पूछा है बी की आय क्या होगी। अब बी की आय क्या होगी, तो बी कितना है आपका 3 गुणा में 9,000, तो ये बनेगा 27,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो ये वाला मेन कॉन्सेप्ट ये था कि परसेंटेज से आप उसको रेशो में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब 100% में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर टोटल इनकम दिया है तो हम जोड़कर बराबर रखेंगे, जैसा पिछले वाले सवाल में किया है। अगर अंतर दिया है तो हम अंतर को लेके फिर उसको इक्वल बनाएंगे। योग दिया होता तो हम योग लेके हम उसको इक्वल बनाते। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, आगे बढ़े। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है तो एक व्यक्ति को 44,000 रुपए का नुकसान होता है, 44,000 रुपए की हानि होती है। तो बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या है। इसको लैंग्वेज को समझना, हीरे का मूल्य जो है वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ जो मूल्य इसका जो भी होगा, जो इसका भार है, जैसे जैसे भार बढ़ेगा आप उसका वर्ग करते जाओ, आपको इसका मूल्य मिलता जाएगा। समानुपाती मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब किस रेशो में बढ़ेगा, तो हमेशा इसके स्क्वायर के रेशो, मतलब यदि 1 ग्राम का अगर हीरा है, यदि 1 ग्राम का हीरा है तो उसका मूल्य क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर। यदि 2 ग्राम का हीरा हो गया तो 2 का स्क्वायर। 5 ग्राम का हीरा हो गया तो उसका मूल्य हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये उसका मूल्य बन जाएगा, जो भी उसका वजन है उसके हिसाब से उसका मूल्य चेंज होता जाएगा। अब सवाल आपसे बोल रहा है कि हीरे को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ने पर एक व्यक्ति को 44,000 रुपए की हानि हो रही है। 44,000 रुपए की हानि हो रही है। इससे मतलब क्या है कि यदि वो हीरे को नहीं तोड़ता तो वो 44,000 रुपए बचा लेता, लेकिन उसने जब उसको तोड़ दिया तो 44,000 रुपए का उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि यदि पूरे हीरे की अगर बात की जाए, मतलब जो हीरा है वो बिना टूटे अगर आपको दिया जाए तो उसमें आप 44,000 रुपए बचा रहे हो। तो वो बचा कैसे रहे हो, तो उसके वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से। आपने टुकड़े में तोड़ा, मतलब आपने क्या किया है, उसके वजन को बांट दिया है। अगर हीरा पूरा है तब आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आपने उसको टुकड़े में बांटा, टुकड़े में बांटने के बाद उसका प्राइस भी तो बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर जो टुकड़ा है 3:2:1 है,
जब मैंने उस टुकड़े को तोड़ा होगा तभी ये 3 टुकड़े बने हैं। तो कुल मिलाकर अगर टोटल वेट की अगर बात करूं, बिना टूटे हीरे का वजन अगर देखा जाए तो इन तीनों का वजन अगर मैं जोड़ दूं, कितना आ रहा है 6, तो ये बिना टूटे हीरे का भार हो जाएगा। बिना टूटे हीरे का भार जो है वो क्या है, इन तीनों टुकड़े के भार के योग के बराबर ही तो है, उसी से तो हमने ये 3 बनाए हैं। तो इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वास्तविक आपको भार जो है बिना टूटे हीरे का जो भार है वो हमें मिल जाएगा। अब आपसे बोला है 44,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब आपको इसमें रुपए को रिलेट करना है, किससे, उसके नुकसान से। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइस अगर बनाए तो इसका प्राइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये तो है बिना टूटा हीरा और ये इसके टुकड़े हैं। अब टुकड़े हैं तो इनका प्राइस इनके वजन के हिसाब से सेट होगा। जैसे यहां पर 3 है तो इसका प्राइस 3 का स्क्वायर बनाएगा, तो ये कितना आएगा 9 रुपए। इसी तरीके से इसका जो प्राइस है वो 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 रुपए, इसका प्राइस 1 का स्क्वायर मतलब 1 रुपए। तो जब आप पूरे हीरे को बेच रहे थे तब आपको 36 रुपए मिल रहे थे। आप जैसे इसको टुकड़े में तोड़ रहे हो, टुकड़े में तोड़ने पर इसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और वो कितना बचा है यहां पर 14 रुपए। पूरा हीरा 36 का था, आपने टुकड़े में उसको तोड़ के अगर बेचा तो वो कितना आ गया 14 रुपए का। तो आप पहले 36 रुपए कमा रहे थे, अब 14 रुपए कमा रहे हो केवल, तो आपको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 22 रुपए का। सीधे सीधे आप देखो कि 22 रुपए आपके यहां पर नुकसान आपको मिल रहा है। तो ये जो नुकसान हो रहा है 22 रुपए, यही आपको वो टोटल 44,000 रुपए बता रहा है। मतलब रेशो में आपका 22,000 है, लेकिन वाकई में रुपए में कितना हो रहा है उससे 44,000। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। तो आपसे उसने क्या पूछा है, बिना टूटे हीरे का मूल्य। तो बिना टूटा हीरा जो है वो कितने का है हमारे लिए, 36 रुपए का। तो कितना आ जाएगा आपका 2,000, मतलब 72,000 रुपए उस हीरे का प्राइस था। बिना टूटे हीरे का मूल्य अगर निकालना है तो उसने आपको हानि दी है, तो हानि को बराबर रख दो, तो आपको यहां से एक रेशियो का मान मिल जाएगा और उससे हम बिना टूटे हीरे का मूल्य निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, एक तो ये पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है, समानुपाती है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो वेट है, ये अगर 3, 2, 1 में उसने तोड़ा है, मैंने आपको क्या बताया, जो रेशियो दिया है उसे वास्तविक मान लो। जैसे वास्तविक मानोगे आपका सवाल आपको वहां पर रेशियो में पूरा सॉल्व दिखता हुआ होता हुआ दिख जाएगा। यहां हमने क्या किया, पूरा रेशियो में तो सॉल्व कर लिया है कि 6 रुपए अगर उसका 6 ग्राम अगर उसका वेट है तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 रुपए उसका प्राइस हो गया। 3, 2, 1 इसका वजन है तो इनका स्क्वायर किया तो ये उसका प्राइस हो गया। तो यहां आप देख सकते हो कि 36 रुपए की वस्तु अब 14 रुपए में बिक रही है केवल। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 22 रुपए का। और यही 22 आपको सवाल 44,000 बता रहा है, डायरेक्टली उसको इक्वल बना दो। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि हीरे को 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है तो एक व्यक्ति को 1,40,000 रुपए की हानि होती है। तो बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या है, जस्ट अभी किया है, सीधा सा है। इसके 3 टुकड़े जो आप 4 टुकड़े जो बना रहे हो ये इस रेशियो में है। अगर आपको पूरे हीरे का वजन चाहिए तो सभी को ऐड कर दो, कितना आ गया 10। अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो पहले जो हीरा था बिना टूटा हीरा वो 100 ग्राम का था। जब आपने इसको टुकड़े में तोड़ दिया तो एक टुकड़ा 1 रुपए का बिक रहा है, ये 4 रुपए का बिकेगा, ये 9 रुपए का बिकेगा और ये 16 रुपए का बिकेगा। तो 100 रुपए की वस्तु टुकड़े में तोड़ने के बाद केवल कितने रुपए में बिक रही है, 30 रुपए में। तो 100 रुपए की वस्तु अगर आप 30 रुपए में बेचोगे तो सीधा सा है कितना नुकसान होगा, तो 100 माइनस 30 कितना नुकसान हो रहा है आपको, 70 यूनिट का। और यही 70 यूनिट सवाल आपको रुपए में कितना बता रहा है, 1,40,000 रुपए। कितना बताया इसने, 1,40,000 रुपए। तो यहां से आपको एक रेशियो बराबर कितना मिल जाएगा, तो 70 से 70 दूना 140 कितना आएगा, एक रेशियो बराबर 2,000। तो यह आ जाएगा एक रेशियो बराबर 2,000 रुपए। तो आपसे इसने क्या पूछा है, बिना टूटे हीरे का मूल्य। तो बिना टूटा हीरा जो है वो 100 का है। तो 100
गुणा में 2000, तो प्राइस क्या होगी आपका 2 लाख रुपए। तो ये आपका आंसर। इजी है, कोई टफ नहीं है, बस आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, एक तो इसका मतलब, लाइन का मतलब, और दूसरा वजन का। बड़े आगे, एक बैग में 30 रुपए हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:4 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। कई बार पूछे जाने वाला सवाल है ये। एक बैग में 30 रुपए हैं, उस थैले के अंदर रुपए टोटल कितने हैं, 30 रुपए हैं। अब वो जो 30 रुपए हैं वो किस रूप में वहां पर रखे हुए हैं, वहां पर क्या है रूप उनका, तो 1 रुपये का सिक्का भी है, 50 पैसे के सिक्के भी हैं और 25 पैसे के सिक्के भी हैं। अगर बात की जाए कि रूप क्या है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब उसने ये तो बोल दिया कि इस रूप में है, लेकिन उसने आगे एक और बात बोली है कि इनकी संख्या का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात होने का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये का कितना सिक्का है, कम से कम 1 रुपये का कितना सिक्का है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो रेशियो अगर दे रहा है मतलब कम से कम वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि कम से कम वहां पर 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। ये इसकी संख्या का अनुपात है। संख्या की अगर बात करें तो क्या है, वहां पर 1 रुपये का 1 सिक्का है, 2 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। कम से कम की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें या तो आप सभी को पैसे में कन्वर्ट करके सवाल को करो, या फिर जैसा दिया है वैसे सॉल्व कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 30 रुपए दिए हैं ये कब दिए हैं, जब आपको वास्तविक संख्या अगर इनकी पता है तब आप इसमें इसको बता सकते हो डायरेक्टली। वास्तविक संख्या हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, रेशियो से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेशियो से कैसे सॉल्व करोगे, तो रेशियो जो दिया है उसमें देखो आप, रेशियो क्या दिया है 1:2:4, तो हम ये देख लेंगे कि कम से कम कितने रुपए वहां पर हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 रुपये का यदि 1 सिक्का है, 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो इसका प्राइस क्या बन रहा होगा, 1 रुपये। इसी तरीके से 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, गुणा अगर करते हो तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 0.5। अगर यहां पर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, वैसे तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया बना देता है, नहीं लगा सकते हो तो इस तरीके से इसका गुणा करो। 0.5 है, 2 पंजे 10, मतलब ये भी कितना बनाएगा, 1 रुपये। यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, 0.25, मतलब 25 पैसे का कितना सिक्का बता रहा है वो, 4 सिक्का, तो 25 पैसे के 4 सिक्के अगर है तो कुल मिलाकर प्राइस कितना बन रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया बनाता है, और अगर गुणा करना है तो 0.25 का गुणा कर दो इस 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 25 4 100, मतलब 1 रुपये। तो कम से कम उस थैले के अंदर कितने रुपए होना चाहिए, 3 रुपये। ये कम से कम की हम बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, तो इस सवाल को पहले हमने रेशो में सॉल्व किया है, तो कम से कम वहां पर 3 रुपये होना चाहिए, और यही 3 रुपये सवाल आपको 30 रुपये बता रहा है। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया, 10। किसका पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो संख्या का अनुपात हमारा ये है, तो यहां से आप इसका क्या निकाल सकते हो, कितनी संख्या वहां पर होगी, तो यह आएगा आपका 10। 1 रुपये के कितने सिक्के, आपके 10 सिक्के। 50 पैसे अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 20, 25 पैसे कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमने कम से कम वैल्यू अगर निकाल लिया तो जो वास्तव में दिया है उसके हम बराबर रख देंगे। ये संख्या है और ये इनका मूल्य है, ये ध्यान रखना। संख्या का अनुपात दिया था तो हमने उसको मूल्य में कन्वर्ट किया गुणा करके। जो मूल्य हमारे पास है और जो मूल्य सवाल बता रहा है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इक्वल बना दिया है। तो यहां से हमें 1 रेशियो का मान मिला, संख्या पूछा है तो हमने उसके साथ इसका गुणा कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ें। एक बैग में 150 रुपए हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:2 है। संख्या का अनुपात क्या दिया है आपको, 1:2:2 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है।
जस्ट अभी हमने सवाल किया तो मैंने आपको क्या बताया है, संख्या दी है तो आप ये देख लीजिए कि कम से कम कितने रुपए वहां पर होंगे। तो यहां जब गुणा करोगे तो 1 रुपए का तो एक ही सिक्का है, प्लस 25 पैसे हैं, मतलब 50 पैसे हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के, तो कितना रुपए बन जाएगा, 1 रुपए। हमेशा यहां पर 1 रुपए को स्टैंडर्ड मानते हुए सवाल को करना है आपको। 25 पैसे हैं, 25 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे ही बनेंगे केवल। 25 दूना 50 मतलब 0.5। कम से कम कितने रुपए बन रहे हैं, 2.5 रुपए। और यही 2.5 रुपए सवाल आपको कितना बता रहा है, 150 रुपए। तो 2.5 बराबर है 150 के, तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 2.5। पॉइंट हटाओगे, 25 छंग 150 मतलब 60। तो 1 बराबर 60 है। किसका पूछा इसने, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, तो गुणा में 60, कितना आ जाएगा आपका 120। तो 50 पैसे के 120 सिक्के वहां पर रखे हुए। समझ में आ गई होगी चीजें। क्या किया हमने, तो वही हमने कम से कम वहां पर रुपए का मान हमने बता दिया कि कम से कम इतने रुपए वहां पर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 420 सिक्के हैं जो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 2:3:5 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। इस सवाल में और उसमें डिफरेंस क्या है पहले समझ लीजिए। यहां पर ये आपको सिक्के दिए हैं और उस सवाल में यहां पर आपको रुपए दिए थे। दूसरी बात, यहां पर आपको जो अनुपात दिया है वो दिया है इनके मूल्यों का अनुपात। क्या दिया है, इनके मूल्यों का अनुपात। और वहां क्या दिया था, इनकी संख्या का अनुपात। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि अगर रुपए दिए हैं तो उसका तरीका जो मैंने बताया वो है, सिक्के दिए हैं तो जो तरीका मैं भी आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्यों है, क्योंकि यहां पर उसने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। अब अगर आप ये कहो कि इसमें रेशियो जो दिया है वो मूल्य का है, हम इसको डायरेक्टली गुणा करके निकाल देंगे आंसर, तो गुणा करने पर तो ये वापस से मूल्य ही बन जाएगा। इस तरीके से अगर डायरेक्ट गुणा करोगे, करते क्या है इसमें, तो हमें इस रेशियो को कन्वर्ट करना है संख्या के रेशियो में। अगर ये संख्या का रेशियो आपको मिल जाए तो संख्या को हम संख्या के बराबर रख सकते हैं और सीधे उसका आंसर हम बता सकते हैं। तो संख्या में कन्वर्ट करने के लिए जनरली करते क्या है, ये जो पैसे लिखे हैं इसको हम संख्या के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। संख्या में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अभी जो दिख रहा है ये दोनों ही मान है, मूल्य है। ये 1 रुपए का सिक्का है, मतलब उस सिक्के का मान कितना है, 1 रुपए है। 50 पैसे है, मतलब वो सिक्का कितने का है, तो 50 पैसा उसका मूल्य है। और ये क्या दिया है, तो मूल्य का ही अनुपात दिया है कि ये 2 रुपए है, 3 रुपए, 5 रुपए है। तो आपको इसे कन्वर्ट करना है संख्या में। कैसे करोगे, सीधा सा है कि इसे आप 1 रुपए स्टैंडर्ड मान लो पूरे को। 1 रुपए स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, 1 रुपए बनाने के लिए हमने 1 रुपए के कितने सिक्के की जरूरत है, तो केवल 1 सिक्के की। 1 सिक्के में ही हमारा 1 रुपए बन जाता है। इसी तरीके से 50 पैसे के कितने सिक्के लगते हैं, 2 सिक्के, मतलब 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया बनाता है। 25 पैसे के कितने लगेंगे, 4 सिक्के। अगर 20 पैसे होंगे तो कितने लगेंगे, 5 सिक्के। कुल मिलाकर जो आप यहाँ पे संख्या लिख रहे हो उसका और इनका गुणनफल हमेशा 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100। मतलब जैसे 1 रुपए है तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 रुपए आएगा, लेकिन वो पैसे में 100 पैसे रहेगा। मतलब इनका गुणनफल हमेशा कितना आना चाहिए, 100 पैसे के बराबर। 25 पैसा दिया है तो 25 चौक 100 होता है। 20 अगर दिया है तो 20 पंजा 100 होता है। 10 अगर दिया है तो 10 गुणा 10 100 होता है। तो वहां से आपको ये नीचे जो संख्या दिखा रहा हूं ये मिल जाएगी। ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। ऐसे तो इसको 1/2 1/4 लिख के करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं। अब यहां अगर आप देखोगे तो 1 रुपए का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अब अगर मैं इसको गुणा करूं आपस में तो यहां आपको इनकी संख्या का ही मान मिल जाएगा कि 2। अब यहां पर अगर आपको 3 रुपए बनाना है तो 50 पैसे के कितने सिक्के, तो हमने बोला है कि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाएगा।
दो सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाएगा। मतलब हमने यहाँ पर 1 रुपये को स्टैंडर्ड मान के सिक्कों की संख्या बता दी कि यदि आपको 1 रुपये बनाना है तो 2 सिक्के चाहिए, तो 3 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत होगी? तो 2 तिया 6 की जरूरत होगी। इसी तरीके से 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के की जरूरत है 25 पैसे के, तो 5 रुपये अगर बनाना है तो 20 सिक्के की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर कम से कम कितने सिक्के की आवश्यकता है? तो आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 28। कितना है आपका? 28। मतलब हमारे पास उस बैग के अंदर कम से कम 28 सिक्के हैं, लेकिन सवाल आपको 28 नहीं, कितना बता रहा है? 28 का मान दे रहा है आपको 420। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 420 बटा 28। तो यह आ जाएगा आपका कितना? 7 से कैंसिल कर लो, 7 4 28, 7 6 42 और 4 से 15। यदि 1 बराबर 15 है तो आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना संख्या का अनुपात ये है, ऊपर गुणा मत कर देना। यहां जब गुणा करोगे तो यह आएगा आपका 15 दूना 30। तो आंसर है आपका डी। सिक्के दिए हैं तो ये तरीका ध्यान रखना, मेन रेशो आपका ये नीचे वाला होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो मूल्य का रेशो है। मूल्य के रेशो से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब है? उसकी संख्या से। तो संख्या का रेशो है नीचे वाला जो हमने बनाया है। संख्या रेशो कहाँ है? नीचे बना हुआ है। क्लियर है? एक सवाल और देख लेते हैं इसका। एक बैग में 378 सिक्के हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है तो इनकी संख्या का क्या बताना है? 50 पैसे की संख्या कितनी है? ये मूल्य है। अब इसको एग्जाम में कैसे करोगे? सीधे सीधे क्या करना है, तो आप बस इसको एक ध्यान रखो कि 1 रुपये का एक सिक्का की जरूरत होती है, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये संख्या में कन्वर्ट होगा। गुणा कर दो सीधे सीधे, 1 का गुणा 13 में तो 13 प्लस 11 दूना 22, 7 4 28। कम से कम कितने सिक्के हैं वहां पर? तो ऐड करोगे कितना आएगा आपका? 2 4 5 और 1 6, मतलब 63। हमारे हिसाब से 63 सिक्के वहां पर है, लेकिन सवाल आपको यही 63 सिक्के 378 बता रहा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 378 डिवाइडेड बाय 63। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 7 63, 9 से कितनी बार? तो 9 4 36, 9 2 18, 7 6 42। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 6। यदि 1 बराबर 6 है तो आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यह आ जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, 132। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि आपका गुणा कहाँ करना है? तो इस रेशो में, क्योंकि संख्या यहां बनेगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ध्यान से पढ़िएगा इनको। आज भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं, और अगर ये समझ में नहीं आता तो पहले वीडियो से इसको ज़रूर देखिएगा। बाकी आगे के टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।